सो डॉक, मैंने ना 2 तरह के स्किन एंथुजियास्ट देखे हैं। एक वो लोग होते हैं जिन्हें कुछ स्किन कंसर्न है, प्रॉब्लम है, और एक वो लोग जिनके स्किन गोल्स हैं, मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं है बट दे जस्ट वांट टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ देयर स्किन, रिड्यूस द साइंस ऑफ एजिंग। तो क्योंकि स्किन प्रॉब्लम इज अ सीरियस कंसर्न, तो पहले हम उसे डिस्कस करते हैं, इमीडिएटली आफ्टर दैट विल डिस्कस स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए हर अलग अलग एज ग्रुप के लिए, ठीक है। तो मैं आपको कुछ फोटोज दिखाती हूँ, आप फोटो देखना एंड बताना कि ये क्या स्किन प्रॉब्लम है, इसके क्या कॉजेज हुए हैं, किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, और इसे कैसे फिक्स किया जा सकता है। सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। So this is acne. The first one is acne. Looks like this is adult acne. Adult acne ऐसे different होता है from the normal teenage acne, क्योंकि teenage acne cheeks पर होगा और painful नहीं होता. This is usually painful more on the jawline, on the lower half of the face. This happens to usually women after 25 years of age. 20s 30s में होगा. तो टीनेज एक्ने यूजुअली 22-23 साल की उम्र तक खत्म हो जाता है। ये ऐसे एक्ने हैं कि जॉ लाइन पे होंगे, पेनफुल, नोड्यूलर, 30s में। तो ये हार्मोनल चेंजेस एंड द मोस्ट कॉमन रीजन इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। सो विच इज व्हाई दिस a particular acne you have to either treat it this way, that you change your lifestyle, so diet, lifestyle modification, sugar, junk, dairy products avoid करके, और थोड़ा सा fitness conscious होके, थोड़ा सा strength training करके, cardio करके, उससे आप अपना PCOD ठीक करके इस acne को ठीक कर सकते हैं। And of course dermatologist के पास अलग से medicines हैं, tablets and creams that you can do, जिससे कि ये acne काफी अच्छा resolve कर जाएगा। सो आपने बोला कि इसका जो रूट कॉज है वो पीसीओडी या हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। दैट मीन्स ये वुमेन में ही होते हैं या मेल्स में भी हो सकते हैं? सो मोर कॉमन इन वुमेन, क्योंकि पीसीओडी तो विमेन में ही होगा। इन मेल्स ऑल्सो यू कैन हैव एक्ने। तो एक कई बार मेल्स भी ऐसे होते हैं कि 28-30 की एज में उनको पिंपल निकल रहे हैं, जो कि वो भी खुद बोलते हैं कि अब तो एज निकल चुकी पिंपल की, लेकिन अभी भी निकल रहे हैं। उसमें यूजुअली ऐसा होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द डाइट। तो वे प्रोटीन पे होते हैं मोस्ट ऑफ देम, या उनका थोड़ा एकेंथोसिस का कॉम्पोनेंट होता है, मे बी द लिपिड प्रोफाइल इज डिरेंज्ड, इंसुलिन लेवल्स आर डिरेंज्ड, इंसुलिन हाई हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि मतलब HbA1c शुगर बेसिकली उनकी ज्यादा होगी। तो किसी ना किसी वजह से दैट इज ट्रिगरिंग देयर हार्मोनल एक्ने। तो मेल्स में भी होता है बट रिलेटिवली लेस। और इसकी पहचान कैसे है कि अगर ये यहाँ पर इस तरह से एक्ने हो रहे हैं तो ये अडल्ट एक्ने है? मतलब पहली बात आई थिंक जॉ लाइन के राउंड होंगे, ये आपने बताया। ये जॉ लाइन स्पेसिफिकली होगी, जो कि टीनेज एक्ने में जॉ लाइन इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन इसमें जॉ लाइन होगी, चीक्स आर रिलेटिवली स्पेयर्ड, फोरहेड इज रिलेटिवली स्पेयर्ड, और पेनफुल बहुत होंगे। और एक या दो भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा हैं, एक या दो हैं, लेकिन एक जा रहा है, दूसरा पिंपल आ रहा है। कभी ऐसा पिंपल फ्री स्किन देखी नहीं है, और सब कुछ सेम ही चल रहा है, ज्यादा लाइफस्टाइल में कुछ चेंज हुआ नहीं है, लेकिन वो दिस इज hormonal acne. A lot of times people tell me कि नहीं मेरे periods तो regular हैं. Whenever I tell them कि this is adult acne, ये hormonal acne, not because it's not like teenage acne, तो सबसे पहली चीज यही बोलते हैं कि नहीं मेरे periods regular हैं. So here I want to mention कि periods irregular होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है for somebody to have adult female hormonal acne, and periods भी time पे आ रहे हों, आपके blood parameters, all the hormones and everything is normal, ultrasound also does not show PCOS, तभी भी the diagnosis remains the same. This is because adult acne जो females में हो रहा है, there is a lot of subclinical PCOS, क्योंकि subclinical PCOS में आपको सब कुछ ठीक है, कोई और symptoms नहीं है, कोई gynec symptoms नहीं है, conceive करने में मुश्किल नहीं आ रही है, लेकिन subclinical PCOS का मतलब है कि कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक सिम्टम आपको हल्का सा है ऑफ PCOS, wherein it could be adult acne, it could be unwanted hair, facial hair, it could be hair thinning, कि बाल हल्के हो रहे हैं धीरे धीरे। You may not see a lot of hair fall, but आप देखेंगे कि हेयर इज नॉट व्हाट इट वाज 10 years बैक, कि धीरे धीरे बाल हल्के हो रहे हैं, घनापन कम हो रहा है, पार्टिंग वाइड हो रही है, पोनीटेल पतली होती जा रही है, आगे से बाल फ्लैट हो रहे हैं, बाउंस कम हो रहा है। दिस इज ऑल्सो हार्मोनल हेयर थिनिंग। सो अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली द वंस हु कम टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आर द वंस हु हैव नो गायनेक सिम्टम्स, no irregular cycles, and they still have subclinical features of PCOS, cosmetic symptoms of PCOS. किसी को भी अगर PCOS से रिलेटेड सिम्टम्स हैं इन केस ऑफ एक्ने, हेयर थिनिंग,
फेशियल हेयर इस तरह के कोई भी चैलेंज है तो 2 डायमेंशनल अप्रोच रहेगी। पहला अपने लाइफस्टाइल को सुधारना, जो सारी चीजें आपने बोली, और दूसरा मे बी विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, गेट योर स्किन टेस्टेड, और जो भी उनके लिए बेस्ट होगा वो कर सकते हैं, वो किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट पिक्चर पे जाते हैं, और आई जस्ट वांट टू कीप दिस वेरी इंटरैक्टिव। बाय चांस अगर आपको पिक्चर देख के समझ में आता है कि ये क्या कंडीशन है, तो आई वांट यू टू राइट इन द कमेंट्स। दिस पर्सन हैज अ पस्टुलर एक्ने हियर, सो दिस इज लाइक अ नॉर्मल एक्ने। और जब एक आध पिंपल निकल रहा है ऐसे, तो नॉर्मल एक एक्ने हो सकता है कि सर्टेन एज के बाद भी ऐसा एक आध पिंपल निकल सकता है। अब डिपेंड करता है कि मेल है या फीमेल है। फोटोग्राफ शोज दैट शी इज अ फीमेल। तो अब फीमेल में यूजुअली ऐसा होता है स्ट्रेस से। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि अचानक से जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होती है तो एक पिंपल आ जाता है। तो वो दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन, क्योंकि उसमें ये है कि आपके हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं, चाहे एक्साइटमेंट हो, चाहे स्ट्रेस हो, फ्रस्ट्रेशन हो, वो हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं, कॉर्टिसोल लेवल ऐसा चेंज होता है कि एक आध पिंपल आ सकता है। दैट इज साइंटिफिक। देयर इज अ रीजन व्हाई पीपल सी दिस काइंड ऑफ एक्ने, 1 or 2 एक्ने जस्ट बिफोर एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, एन इम्पॉर्टेंट डेट, कि एक पिंपल आ गया। तो वो ये है। लेकिन अगर मेल्स में है ये, तो शी इज अ फीमेल, लेकिन मेल्स में अगर हो रहा है तो इस एरिया में कई बार शेविंग की वजह से। अच्छा, जो पोस्ट शेविंग फॉलिकुलाइटिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन। तो वो आपके खास तौर पे जो लोग बियर्ड रखते हैं, वो देखेंगे कि उनका एक्ने यहीं पे बार बार हो रहा है, यहाँ पे बार बार एक्ने हो रहा है मेल्स में, क्योंकि वो यही पार्ट शेव कर रहे हैं। So that's not acne actually, that is post shaving folliculitis, जो कि फिर आपका शेव करने से बार बार ऑब्वियसली वो रेजर लगने से वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पस हो रही है। तो उसके लिए देयर आर ट्रीटमेंट्स जो आप हेयर परमानेंटली वहाँ के खत्म करवा लो, तो लेजर हेयर रिडक्शन से। इसको प्रिवेंट करने का भी कोई सोल्यूशन है? क्योंकि प्रिवेंशन तो बियर्ड रखनी है, यहाँ से शेव करना है, तो हाउ कैन दे प्रिवेंट दैट? प्रिवेंशन के लिए तो ठीक है कि आप रेजर क्लीन यूज करोगे, ट्रिम करोगे, वो सब आप कर रहे हो ऑलरेडी, आफ्टर शेव यूज कर रहे हो। ज्यादा हो गया तो एंटीबायोटिक खा लोगे, लेकिन अल्टीमेटली द परमानेंट सोल्यूशन इज गोइंग टू रिमेन लेजर हेयर रिडक्शन। सो यू कैन ऑप्ट फॉर लेजर हेयर रिडक्शन ऑन दीज एरियाज ओनली, कि वहां के एक्स्ट्रा बाल, क्योंकि लड़कों में कई बार वहां तक भी हार्ड ही बाल होते हैं, हार्ड है, या इवन इफ दे आर फाइन, तो भी उनको वो क्लीन लुक के लिए वो उतना एरिया तो शेव करना ही है। वो शेव कर करके हार्ड हो गए हैं ओवर द टाइम। तो वो उसके लिए फिर लेजर हेयर रिडक्शन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। बाल परमानेंटली खत्म हो जाएंगे और ये वाला भी एक्ने भी आना बंद। ठीक है डॉक्टर, हम लेजर हेयर रिडक्शन को भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत लंबा पॉडकास्ट होने वाला है, आराम से बैठिए। ओके, ठीक है। जो आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात बोली कि जो हम ऐसा कहा जाता है कि इम्पॉर्टेंट इवेंट से पहले पता नहीं क्यों पिंपल आ जाता है। सो आई थिंक द रूट कॉज इज कि स्ट्रेस की वजह से बॉडी में जो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या हार्मोन चेंजेस आते हैं उस वजह से। तो रिलैक्स करो, पानी पियो, नहीं आएगा। अच्छा, और ये जो है ये वाला जो इसको ना हिंदी में, आई डोंट नो, पंजाबी में शायद फिंसी कहते हैं। इज इट द सेम थिंग? और इसको मैंने नोटिस करा है लोगों का पॉप करने का बहुत मन करता है। इज इट ओके टू पॉप सच? इट इज नॉट ओके ऑब्वियसली। और एंटीबायोटिक क्रीम आप लगाओ तो 2 दिन एक्स्ट्रा लेगा, लेकिन उतना डेंजरस नहीं होगा। और खास तौर पे आपने जो फोटोग्राफ दिखाई है उसमें तो ये पस वाला दाना है ही ऐसे एरिया में, जो कि थोड़ा डेंजर एरिया कहते हैं। तो डेंजर एरिया इसलिए क्योंकि यहाँ की सारी ब्लड सप्लाईज हमारी ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। तो ज्यादा आपने उसको फिडल किया और एंटीबायोटिक भी नहीं खाई साथ में, तो मतलब इट इज अ लेसर नोन साइड इफेक्ट, बट दिस कैन हैपन कि वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है। तो दिस इज अ डेंजर एरिया। यहाँ पे एक आध व्हाट इज वर्नासाइटिस, व्हाट सो वो ये हमारे सो बेसिकली यहाँ की ब्लड सप्लाई डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड है। तो ज्यादा अगर इस एरिया की, नोज की और इस एरिया की खास तौर पे, नॉट द चीक्स, यहाँ की अगर आपने पस्ट्यूल को फिडल कर रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं वो, और एंटीबायोटिक खा नहीं रहे हैं, तो फिर दैट इन्फेक्शन इफ इट स्प्रेड्स इट मे रीच द ब्रेन। ओके, सो दैट्स अ काइंड ऑफ दैट्स डेंजरस आल्सो। और मैंने ये भी देखा आजकल वो भी बहुत चलते हैं पिंपल पैचेस। Yes, क्या पर्पस है उसका? They're good. Just to hide the pimple or they heal the pimple also? They heal the pimple also. So for somebody like this, पिंपल पैचेस इज गोइंग टू डू अ गुड जॉब। क्योंकि एक आध हो तो आप पिंपल पैच लगा लो, उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आजकल पिंपल पैचेस ऐसे अवेलेबल हैं जिनमें हाइड्रोक्लोराइड के अलावा सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड, ये सब होता है। तो पिंपल पैच लगा लिया तो उससे वो भी डिसॉल्व हो गया, एक्ने वो सूख भी गया, आपने उसको छेड़ा भी नहीं, और वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसके ऊपर आप आराम से मेकअप भी लगा सकते हो, तो वो आपका हाइड भी हो जाएगा। सो वो तो डेफिनेटली, बट आई विल रेकमेंड इट टू समबडी लाइक दिस पर्सन जिसका एक आध है। बिकॉज आई सी पीपल जो 6
8-10 पिंपल है, सब पे वो पिंपल पैच लगा के क्लिनिक में आ जाते हैं और अच्छा। उनको लग रहा है कि बस अब ये 8 ही हैं, नॉट रियलाइजिंग कि कल दूसरे 8 होंगे। सो बेसिकली उस केस में तो फिर आप पिंपल पैच पे रिलाई नहीं कर सकते। एंड प्लस कब तक लगाओगे? परफेक्ट, ठीक है, लेट्स गो अहेड। या दिस इज मेलाज्मा। सो मेलाज्मा या झाइयाँ कहते हैं हम हिंदी में इसको, विमेन में बहुत कॉमन है। और ऐसा क्यों है कि विमेन में ही कॉमन होती है? हाँ, दैट्स बिकॉज इट इज हार्मोनली डिपेंडेंट। So when This I say is also hormonally dependent. yes. Okay. So when I say hormones, तो अलग अलग स्टेजेस पे विमेन के हार्मोन चेंज होते हैं। मोस्ट कॉमन रीजन इज यूजुअली प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में ये झाइयाँ आ जाती हैं फेस पे। दूसरा रीजन है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सो मोस्ट विमेन हु आर ऑन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड आर प्रोन टू मेलाज्मा, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने से, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर ऑल्सो हॉर्मोन्स, तो बाहर से हम हॉर्मोन्स खा रहे हैं तो वो मेलाज्मा ट्रिगर हो सकता है अगर टेंडेंसी है तो। थर्ड रीजन इज थायराइड। तो थायराइड एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हर तरह की पिगमेंटेशन हो सकती है। जिसको जो भी पिगमेंटेशन थायराइड पेशेंट्स में, मेलाज्मा भी हो सकता है, उनको ऑल काइंड्स ऑफ पिगमेंटेशन यू कैन थिंक ऑफ, पीडीएल, हर तरह की पिगमेंटेशन उनको उनके चेहरे पे हो सकती है बिकॉज द स्किन इज वेरी ड्राई, सो मोर प्रोन टू पिगमेंटेशन, मोर प्रोन टू सनबर्न्स। फोर्थ रीजन कुड बी योर सन एक्सपोजर। सो मे बी दिस लेडी इज नॉट अप्लाइंग द राइट सनस्क्रीन। ओके, यूवी रेज से भी मेलाज्मा होता है? हाँ, उससे भी ट्रिगर होता है। तो सनस्क्रीन भी लगाना है, सही सनस्क्रीन भी लगाना है, इंडोर्स है तब भी लगाना है, 365 डेज ऑफ द ईयर भी लगाना है, और जब मेलाज्मा ठीक हो जाए उसकी क्रीम्स लगा के या उसके ट्रीटमेंट्स करके, उसके बाद भी सनस्क्रीन इज द ओनली थिंग दैट इज इन योर हैंड्स। तो सनस्क्रीन तो लगाना ही है ऑल योर लाइफ। फाइन। मेरे 2 फॉलोअप क्वेश्चंस हैं। पहला ये है कि जो आपने बोला हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, दैट मीन्स प्रेगनेंसी के बाद ये सबसे ज्यादा देखा जाता है छाइयाँ और ये जो भी मेलाज्मा, इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? या सो प्रिवेंशन के लिए देयर आर 2-3 थिंग्स दैट यू कैन डू। तो सबसे पहले तो यही है कि सनस्क्रीन में नॉर्मल रेगुलर केमिकल सनस्क्रीन्स विल नॉट हेल्प, यू नीड अ फिजिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन्स बिल्कुल अलग होते हैं, इनकी सन प्रोटेक्शन ज़्यादा अच्छी होती है और इनकी सन प्रोटेक्शन ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। दे आर थिकर फॉर्मुलेशंस एंड सो आईड सजेस्ट एवरीबडी शुड डू अ फिजिकल सनस्क्रीन ओनली। केमिकल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्या डिफरेंस है केमिकल सनस्क्रीन और फिजिकल? तो केमिकल सनस्क्रीन्स आर यूजुअली थिनर फॉर्मुलेशंस, मोर कॉस्मेटिकली एलिगेंट, लोगों को लगा के, जिनकी ऑयली स्किन है उन्हें केमिकल सनस्क्रीन अच्छे लगते हैं। बट फॉर समबडी हु इज प्रोन टू पिगमेंटेशन तो फिजिकल सनस्क्रीन लगाना चाहिए। अब फिजिकल सनस्क्रीन में टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये सब होता है। अब लोग बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते फिजिकल सनस्क्रीन। व्हाइट कास्ट एग्जैक्टली। सो बिकॉज ऑफ द व्हाइट कास्ट एंड थिकर फॉर्मुलेशंस एंड पीपल फाइंड देम अ लिटिल स्टिकी, so they avoid these sunscreens. Whereas now in India we have so many good formulations that do not have that white cast. मतलब अब इंडिया कोविड के बाद बहुत आगे निकल चुका है और इंडियन ब्रांड्स में ही हमारे पास इतनी अच्छी फॉर्मुलेशंस हैं, थिन फॉर्मुलेशंस, फ्लूइडी फॉर्मुलेशंस, एंड दे हैव अ टिंट मतलब कि उनके अंदर आयरन ऑक्साइड डाला जाता है इन सनस्क्रीन्स में, जिससे उनका फिजिकल सन प्रोटेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है और वो फाउंडेशन जैसा कलर देती हैं और वो टिंट भी अलग अलग शेड्स में आता है इंडियन स्किन टोन्स के हिसाब से, और आपको फाउंडेशन भी लगाने की जरूरत नहीं है, एंड इट्स नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। तो इसमें कोई घबराने वाली बात भी नहीं है कि हम रोज इसको लगा रहे हैं मेकअप की तरह, एंड वो इतनी अच्छी सन प्रोटेक्शन देता है। तो इतने अच्छे ब्रांड्स आजकल इंडिया में अवेलेबल हैं, और ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, योर स्किन कंसर्न्स, योर सन एक्सपोजर, कि वो प्रॉब्लम अब है ही नहीं वाइट कास्ट वाली। जो पहले ये प्रॉब्लम होती थी कि चिपचिपा है, सफ़ेद सफ़ेद लग रहा है तो नहीं लगाना है, तो इसलिए फिर हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं केमिकल, और केमिकल सनस्क्रीन उतनी सन प्रोटेक्शन दे नहीं पाती है, बट वो थोड़ी लाइट वेट लगती है, इसलिए आई थिंक सबकी प्रेफरेंस इंक्लूडिंग माई सेल्फ वही होती है, ऑयली स्किन दोज विल बी द राइट ऑप्शन। दूसरा मेरा फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि किसी को हो गया मे बी प्रेगनेंसी के बाद या कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बाद या फिर लेट्स से यूवी से डैमेज हो गया, अभी हो गया मेलाज्मा है यहाँ पे, क्या सोल्यूशन है? सॉल्वेबल होता है? हाँ, सॉल्वेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ओके, नॉट एंटायरली। सो ट्रीट करना आसान है आई वुड से, लेकिन ये बोलें कि दोबारा ना हो, अच्छा, वो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि अगर फिर से प्रेग्नेंट हुए
तो फिर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सब प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं हो रहा है, जिसको हो रहा है उसी को टेंडेंसी है। सिमिलरली किसी ने फिर से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली तो हो सकता है, फिर से सन एक्सपोजर हुआ तो बेसिकली सनस्क्रीन तो आपने लगाना ही है हमेशा। लेकिन जब ये हो जाता है तो देयर आर स्किन लाइटनिंग मॉलिक्यूल्स जो आप ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी इन द मॉर्निंग बिफोर योर सनस्क्रीन and a glycolic acid. My favorite is tranexamic acid, which has now suddenly become very popular. So tranexamic acid vascular component को भी manage करता है, तो इस वजह से जो dark melasma होता है उसको भी remove करने में help करता है. So in the initial stages, I would say tranexamic acid, glycolic acid combination in the night and a vitamin C serum in the morning followed by a physical sunscreen. You can also take, I've seen very good results with glutathione and tranexamic acid tablets. So these tablets are also available. So glutathione has a skin lightening, they are antioxidants, and tranexamic acid to help करता ही है. So these tablets also you can do. So this is too much information I know for the audience, but no, but this is very important for them. Yeah. So ये कर सकते हैं. और फिर आप, मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि एटलीस्ट जो OTC क्रीम्स अवेलेबल हैं जो वो लोग लगा के आते हैं, जिनमें स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा होता है, हाइड्रोक्विनोन होता है, लगा के मेलाज्मा पूरा चला जाता है, छोड़ने पर सारा मेलाज्मा वापस आ जाता है, और साथ में स्टेरॉइड के और हाइड्रोक्विनोन के साइड इफेक्ट्स भी स्किन में आ जाते हैं कि तो स्किन पूरी तरह से परमानेंटली डैमेज हो जाती है। वो ना हो, उससे अच्छा आप ये कर लो, और फिर इससे ना ठीक हो तब आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि स्किन में हुआ क्या है, मेलानिन बढ़ गया है उस एरिया में, वो पैचेस, वो पैची क्यों लगता है, मतलब हाँ, वहां पे मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ गई है, उन पैचेस में मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ गई है। तो देयर आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो मेलानिन प्रोडक्शन को कम करेंगे। जो मेलानिन वहां पे है वो डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करेगा, कोई जैसे ग्लाइकोलिक एसिड है वो पिगमेंटेड सेल्स को एक्सफोलिएट करेगा, उससे स्किन लाइट लगेगी। आर्ब्यूटिन का अलग रोल है। सो वी डू व्हाटएवर वी प्रिस्क्राइब आर कॉम्बिनेशन, दे आर कॉकटेल्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स सो दैट यू टेक द बेनिफिट्स ऑफ ऑल ऑफ देम, और फिर स्किन धीरे धीरे लाइट होगी, मेलाज्मा धीरे धीरे हल्का होगा। एंड देन इफ यू फील कि नहीं अब इससे ऊपर नहीं ठीक हो रहा है, तब आप एक एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं। सो देयर आर ट्रीटमेंट्स आल्सो, ट्रीटमेंट्स भी, ओके फाइन, इजी ट्रीटमेंट्स हैं, ट्रीटमेंट्स आर गुड, दे आर इफेक्टिव, और आसान ट्रीटमेंट्स हैं। पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू सी एन एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि आजकल इतना ये हो रहा है कि किसी के पास भी जा रहे हैं, उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं है, एंड पीपल कम टू मी एंड से कि हमने तो 8 ग्लूटाथियोन की ड्रिप लगा ली लेकिन मेलाज्मा वहीं का वहीं है। तो ग्लूटाथियोन की ड्रिप, IV ड्रिप लगाने से मेलाज्मा नहीं जाने वाला है, वो वहाँ के लोकल ट्रीटमेंट से ही जाने वाला है। सो इट कैन बी एन एडेड थिंग बट कैन नॉट बी अ प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। या सो दिस इज एक्ने। उनके ना छोटे छोटे व्हाइट हेड्स जैसे हैं, उन्होंने पिक कर लिया है उसे, और पॉप करने से, पिक करने से वो सारे एक्ने के फॉर्म में रेड और ब्राउन मार्क्स रह गए हैं। और मुझे लगता है ये काफी कॉमन भी होता है शायद। दिस इज वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, क्योंकि वो छील रहे हैं वहां पे निशान, वो बिल्कुल पिंपल की शेप में ब्राउन डॉट्स और रेड डॉट्स ऐसे बन गई हैं। सो वी कैन नॉट से कि एक्ने अभी हो नहीं रहा है, एक्ने तो उनको हो ही रहा है, बस वो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने छील दिया है। तो वो हमें एक्ने को भी ट्रीट करना है, साथ में ये रेड और ब्राउन मार्क्स को भी ट्रीट करना है। सो बेसिक क्रीम से, ग्लाइकोलिक एसिड से, कोजिक एसिड से ये ठीक हो जाएगा। माय पर्सनल फेवरेट फॉर दिस इज गोइंग टू बी एजिलिक एसिड। हाँ, मेरा फेवरेट एजिलिक एसिड है। एजिलिक एसिड की खास बात यह है, इट हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, रेड मार्क्स को कम करेगा, ब्लेमिशेस को कम करेगा, इरिटेट नहीं करेगा, पर्जिंग नहीं करेगा, हर तरह की स्किन टाइप पे सूट हो जाएगा। तो एंड इट कम्स इन डिफरेंट फॉर्मुलेशंस, 10, 15, 20%। तो एंड अब ऐसे भी फॉर्मुलेशंस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी अब तो इंडिया में अवेलेबल हैं। तो रिजल्ट्स आर वेरी गुड, और कुछ ऐसे रेडनेस, पीलिंग नहीं होगी, बस लगा के एंड देन मॉर्निंग में सनस्क्रीन लगाना है। ओके फाइन। सो इज इट बेटर कि डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके पूछा जाए कि मेरे लिए कौन सा एजिलिक एसिड बेस्ट है? ये अच्छा रहेगा कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछें। वैसे तो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारी अवेयरनेस तो ऑलरेडी है, लेकिन अगर आप एक बार कंसल्ट कर लें, देन यू आर इन सेफ हैंड्स, यू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। एंड मे बी योर डर्मेटोलॉजिस्ट गोइंग टू प्रिस्क्राइब यू द राइट सनस्क्रीन ऑल्सो, कि आपकी स्किन के हिसाब से क्या सनस्क्रीन दिन में लगाना है। मे बी सम अदर फॉर्मुलेशन, मे बी दे वुड वांट टू गेट सम ब्लड टेस्ट टू सी कि इस एज में पिंपल निकल ही क्यों रहे हैं।
ओके फाइन। और रीजन आपने बताया कि पिंपल को बर्स्ट करना या हाँ, उसका वो छील छेड़छाड़ देते हैं, करने उस से। समय उनको लगता है ओके। कि अभी ये एक तो चला जाए, नॉट रियलाइजिंग कि कल सुबह फिर 2 होंगे, वो कितनों को अर्ज होती छीलेंगे, है उसको अर्ज होती है, खत्म हाँ, करने की किसी तरह। या। ये जो टीनेज पिंपल होते हैं तब भी आई थिंक जैसे हाँ, टीनेजर्स में भी उसमें बहुत होता है कि वो छील रहे हैं इसको, और 1-2 पिंपल अगर फोरहेड पे आ गए, तो अभी लेटेस्ट जो मैं देख रही हूँ पिछले 1-2 साल से बॉयज में, कि आगे हेयर स्टाइल ऐसा बना लेते हैं कि वो 2 पिंपल नजर ना आए, वो बाल सारे आगे, उसकी वजह से 10 पिंपल और निकल आते हैं फोरहेड पे। सो इट बिकम्स अ विशियस साइकिल कि एक पिंपल को छुपाने के लिए हेयर स्टाइल ऐसे किया, और फिर बालों में डैंड्रफ थी, हेयर स्टाइल ऐसा करने की वजह से वो और वहां पे कंजेशन हो गया, व्हाइट हेड्स कॉमेडोन्स बन गए, और पिंपल हो गए, फिर वो और बाल आगे कर रहे हैं। सो वो बेसिकली क्या टीनेजर्स वैसे में बेस्ट होगा अभी टीनेज में, उनको पिंपल तो होने ही है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डील विद इट? हाँ, तो बेस्ट वे बेसिक एंटीबैक्टीरियल क्रीम वो लगा लें। अगर कॉमेडोन्स हैं, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स हैं, तो वो तो पिंपल क्रीम से नहीं जाने वाले, एंटीबायोटिक क्रीम से, तो उसके लिए आप थोड़ा एक्सट्रैक्शन एक्सफोलिएशन कर सकते हो घर पे। लेकिन हाँ, और डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही वो एज है जिसमें डाइट भी इज ऑल्सो गोइंग रॉन्ग। तो पिज्ज़ाज, बर्गर्स, पास्ताज, ईजियर सेड देन डन, लेकिन वही है कि उनकी तो एज है वो खाने की, लेकिन एटलीस्ट थिंग्स वेयर विच आर अवॉइडेबल लाइक वे प्रोटीन। तो वही 16, 17, 18 साल की उम्र में भी वे प्रोटीन खा रहे हैं, बॉडी भी बनानी है, तो वो सब कुछ करके देयर टू मेनी थिंग्स दैट आर इंक्रीजिंग एक्ने। हम वो स्ट्रेस और हाँ, ऐड फिर ऑन वो कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, फिर वो उल्टी पुल्टी चीजें, कोलगेट लगा रहे हैं, ब्रेकअप भी कुछ उसी वक्त हो रहा है। हाँ, ब्रेकअप भी उसी वक्त हो रहा है, तो वो सब कुछ ही हो रहा है, तो उस वजह से, और फिर वो कोलगेट लगा के और मेसअप हो रहा है, हेयर स्टाइल ऐसा करके और मेसअप हो रहा है। तो क्या करें, लेट इट बी, नहीं, देयर आर, सो लाइक आई सेड, वेरी बेसिक थिंग्स लाइक एजिलिक एसिड, एंड दे विल लव द रिजल्ट्स। एजिलिक एसिड लगा के रेड मार्क्स, ब्राउन मार्क्स, कोई पीलिंग नहीं, कोई पर्जिंग नहीं, कुछ नहीं, रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड। इतना तो बेसिक कर ही लें। बट एजिलिक एसिड ऑन दिस स्किन, नॉट ऑन द पिंपल और एक्ने। नहीं, अगर सिंगल एक्ने है तब तो आप एंटीबायोटिक क्लिंडामाइसिन जेल एक लगा लिया। बट जैसे हम टीनेजर्स की बात कर रहे हैं कि 2 कभी निकले, फिर 2 निकले, फिर 2 निकले, तो फिर एजिलिक एसिड लगा सकते हैं आराम से। मैंने जब हमारे इस पॉडकास्ट के बारे में अपने इंस्टाग्राम पे पूछा था ऑडियंस से उनके सवाल लेने के लिए, तो मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस आए थे मॉम्स के। उन्होंने बताया कि उनके बेटी के या उनकी ग्रैंड डॉटर के फोरहेड पे छोटे छोटे बड़े सारे दाने हैं, एंड आई थिंक वो 11 ईयर्स 12 ईयर्स एज, तो वो भी यही, इज इट द सेम थिंग? तो ये भी यही चीज है, क्योंकि सबसे पहले टी जोन ऑयली होता है। ओके, व्हेन यू आर इन योर टीनेज, तो 11 ईयर्स की एज में अभी ये है कि सबसे पहले टी जोन विल बिकम ऑयली, ये कॉम्बिनेशन स्किन हो जाती है उसके, तो सबसे पहले ब्लैक हेड व्हाइट हेड पिंपल यहाँ बनेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो फिर वो बाकी फेस पर भी आ सकते हैं। तो और फोरहेड पे खास तौर पे अगर है, तो डैंड्रफ एक बार चेक करनी जरूरी है। डैंड्रफ है तो डैंड्रफ का शैम्पू यूज करने से ही नए बनने बंद हो जाएंगे, और एग्जिस्टिंग भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। नहीं तो फिर हम क्रीम्स लगा सकते हैं। मतलब बेसिकली फोरहेड के लिए सबसे ज्यादा कॉमन कॉज इज डैंड्रफ 1, एंड द सेकेंड थिंग विच मोस्ट पीपल टेल मी कि नहीं ये हो नहीं सकता, तो वो दैट इज ऑयलिंग। क्योंकि मदर्स यूजुअली कहती है कि तेल लगाना कैसे बंद कर दें, वो तो स्कूल तो जाना ही है तेल लगा के, फिर वो बाल फ्रिजी हो जाते हैं। अभी भी मॉम्स तेल लगा के, हाँ, बच्चे चले जाते हैं। हाँ, बच्चे जा रहे हैं स्कूल तेल लगा के, बड़े सीधे बच्चे हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि वो मैनेज नहीं होते बाल, फिर स्कूल से कंप्लेंट आती है, तो तेल तो लगाना ही है। फिर मैं यही सजेशन देती हूँ कि आप ऐसे ऊपर से बाल बनाने के बाद थोड़ा सा तेल लगा दो, पर ऐसे बिल्कुल अच्छे से चंपी करोगे तो फिर तो फोरहेड पे एक्ने आएगा, बिकॉज वो सारे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। तो वो दीज आर 2 वेरी कॉमन रीजंस इन टीनेजर्स। वैसे मुझे इस डायरेक्शन में जाना नहीं था, बट क्योंकि बात हो रही है तो मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ कि डैंड्रफ का क्या सॉल्यूशन है स्कैल्प को क्लीन रखने? कैन वी डिस्कस दिस लिटिल बिट? सो डैंड्रफ के लिए तो शैम्पूज हैं अवेलेबल, तो कीटोकोनाजोल जैसे निजराल शैम्पू तो बहुत पॉपुलर है। लेकिन डैंड्रफ में यूजुअली ये होता है कि काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि पहले तो निजराल से रिजल्ट आ रहा था, जो भी शैम्पू हम यूज कर रहे थे उससे आ रहा था, अब धीरे धीरे वो आना बंद हो गया रिजल्ट। अब डैंड्रफ जल्दी वापस आ रही है, या डैंड्रफ जा ही नहीं रही है उस शैम्पू से। सो क्योंकि डैंड्रफ इज अ फंगल इन्फेक्शन, तो ये फंगल इन्फेक्शन है, योर स्कैल्प इज मोर प्रोन टू दैट पर्टिकुलर फंगल इन्फेक्शन, तो आपको रिलीजियसली शैम्पू यूज करना है और ऑयलिंग बिल्कुल बंद करनी है। अगर एक होम रेमेडी की बात करें तो आप नींबू लेमन जूस 1 चम्मच लगा सकते हैं, उसके बाद हेड वॉश करें तो डैंड्रफ काफ़ी ख़त्म हो जाएगी। और अगर कीटोकोनाजोल से नहीं जा रहा तो अब उस पर मेहनत करना आप छोड़ दो, देन शिफ्ट टू अदर मॉलिक्यूल्स। सो नाउ दीज डेज देयर आर लॉट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स लाइक पायरोक्टोनोलामीन, ZPTO,
जिंक पायरेथियन, एंड देयर सो मेनी मॉलिक्यूल, सैलिसिलिक एसिड जो चिपकी हुई पपड़ियों को भी उतारेगा. सो स्विच टू अदर मॉलिक्यूल्स एंड समथिंग दैट वर्क्स नाउ. मे बी अब आपका कीटोकोनाजोल वर्क नहीं कर रहा है तो हम चेंज करते हैं मॉलिक्यूल. Okay. बट Okay. ऑयलिंग इज अ स्ट्रिक्ट नो. Oiling is a strict no if Yeah. someone has डैंड्रफ उससे भी, और problem. एक्ने प्रॉब्लम तो उससे भी. और कितना frequently head wash करना चाहिए? So head wash frequency depends on that varies from person to person. अब किसी का बहुत ज़्यादा चिपचिपा स्कैल्प है, स्पोर्ट्स पर्सन है, रोज जिम जा रहे हैं, ग्रीजी स्कैल्प है, डैंड्रफ है, तो दे हैव टू वॉश देयर हेयर मोर ऑफन. किसी More का often, हाँ, मतलब यू कैन वॉश इट, नो यू कैन वॉश इट एवरी डे ऑल्सो. तो इफ यू आर वॉशिंग एवरी डे तो आपके लिए शैम्पूज अलग हैं, जिसमें सीबामेड का डेली शैम्पू है. ऐसे बेसिक ब्रांड्स हैं जो बेबी शैम्पूज आप यूज कर सकते हो, बिकॉज उसका काम सिर्फ क्लीन करना है, हमें सिर्फ क्लीन ही करना है स्कैल्प को. ठीक है. डैंड्रफ है तो डैंड्रफ के शैम्पूज अलग हैं. और अगर आपका उससे ज्यादा आपको लग रहा है स्कैल्प बहुत ड्राई है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, जिम भी नहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ स्वेट नहीं आ रहा है स्कैल्प में, तो यू कैन वॉश इट वंस अ वीक ऑल्सो. So your head wash frequency depends, it varies from person to on the person. condition of your head, your scalp health. Scalp health. Okay. अगर ज्यादा greasy लग रहा है उतना ही frequency आप बढ़ाओगे. ठीक है. So once dandruff is gone, once your ऑयलिंग, मतलब ऑयलिंग आप कम कर रहे हो और डाइट पे थोड़ा ध्यान दे रहे हो, तो ये जितने भी फोरहेड वाले एक्ने हैं और या बाकी फेस पे भी जो एक्ने हैं आपको कंट्रोल होते हुए दिखेंगे 100%. ग्रेट, परफेक्ट. ठीक है, आगे चलते हैं. Yeah, this is I think the same picture that we were talking about, whiteheads on the forehead and sebaceous filaments and blackheads on the nose. Okay. तो इसमें यही है कि ये congestion है, skin is greasy, oily, तो वो पोर्स क्लॉग हो रहे हैं. इसी वजह से ये टी जोन जो मैं बता रही थी आपको कि द फोरहेड एंड द नोज, सबसे पहले यहीं पे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स आते हैं. तो इसके लिए सैलिसिलिक एसिड आप यूज कर सकते हैं. सो सैलिसिलिक एसिड इज लाइक एक्सफोलिएट करता है वो स्किन को. सो सैलिसिलिक एसिड के कुछ काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं. ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ऑयल हटाएगा, बेसिकली स्किन को डीग्रीज करेगा और ये करेगा कि एक्सफोलिएशन करेगा. एक्सफोलिएट करेगा तो वाइट हेड्स हट जाएंगे, ब्लैक हेड्स हट जाएंगे. आप अपनी सही फ्रीक्वेंसी में यूज़ करते रहेंगे तो नए ब्लैक हेड वाइट हेड नहीं बनेंगे. ऑयलीनेस कम होगी, तो पोर्स अनक्लॉग करता है बेसिकली. तो ये सैलिसिलिक एसिड का एडवांटेज है. और क्योंकि ये थोड़ा सा हार्श एसिड होता है, अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है, ये सबको सूट कर जाता है. सो जिनको पिंपल्स हो रहे हैं यूजुअली बाय नाउ दे नो कि हमारी स्किन सेंसिटिव है या नहीं. तो अगर सेंसिटिव स्किन नहीं है तो आप सैलिसिलिक एसिड यूज करो. फ्रीक्वेंसी को शुरुआत में कम रखो, मे बी ट्वाइस अ वीक ओनली. वेदर पे भी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी. समर्स में मे बी यू कैन यूज इट मोर ऑफन. विंटर्स में आई सजेस्ट नॉट मोर देन वंस अ वीक. अगर स्किन बहुत विंटर्स में ड्राई है तो इतने वाइट हेड ब्लैक हेड बनेंगे भी नहीं. और नहीं तो उससे जेंटलर फॉर्मुलेशंस भी अवेलेबल हैं. सैलिसिलिक एसिड के स्क्रब्स भी अवेलेबल हैं, तो वो कर सकते हैं. और नहीं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, देन यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट. सो ये जो वाइट हेड ब्लैक हेड्स होते हैं, ये उस स्किन पे और ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं जिनके ओपन पोर्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा पोरस स्किन जिनकी होती है. हाँ, सो बेसिकली इट्स द सेम थिंग, क्योंकि उनकी ऑयली स्किन है इसलिए उनको ओपन पोर्स बन रहे हैं, और फिर वो पोर्स जब क्लॉग हो रहे हैं तो वो ब्लैक हेड और वाइट हेड बन रहे हैं. तो ब्लैक हेड वो हैं जो ओपन पोर्स खुले हुए हैं, उनमें डर्ट इकट्ठा हो गई, वो ब्लैक दिख रहे हैं. जो क्लोज्ड हैं वाइट हेड्स आर क्लोज्ड. सो जो ब्लैक हेड है वो इज इट डर्ट और इज इट a tiny hair coming out of your pore? There is no hair. It's the open pore जिसमें कि वो क्लॉग हो रहा है और उसमें डर्ट इकट्ठा हो रही है, तो वो ब्लैक लग रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है बेसिकली वो सारा. और फिर उसके बाद which is why it is easily extractable. White head and black head में डिफरेंस क्या है? तो ब्लैक हेड आप आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि वो खुला हुआ पोर है जिसमें ऊपर से डर्ट आ गई है. व्हाइट हेड जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हो, ऊपर से कवर्ड है, वो ये ऊपर से कवर्ड है, इट्स नॉट ओपन लाइक अ ब्लैक हेड. तो आपको इसको पंचर करके निकालना पड़ेगा. वो सब आप घर पे ना करें. तो उसके लिए एंड फॉर इफ सैलिसिलिक एसिड इज नॉट हेल्पिंग, कि ऊपर से एक्सफोलिएट नहीं करा, देन यू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट. ओके, फाइन, ठीक है. मोस्टली चीज़ें जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, मुझे यही समझ में आ रहा है कि हर स्किन कंडीशन में एक चीज़ जो कॉमन है वो डाइट और लाइफस्टाइल तो है ही है. उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ इट हार्मोन्स,
योर अडल्टहुड और व्हाटएवर वो है, लेकिन वो भी एक तरीके से डाइट लाइफस्टाइल से ही Diet, रिलेटेड है, lifestyle से क्योंकि related है। पीसीओडी भी एक लाइफस्टाइल Right, इशू है, इट्स नॉट अ right. डिजीज, इट्स अ लाइफस्टाइल इशू, राइट राइट which is why it is common in certain cities and not so common in other cities, जहाँ पे हवा पानी अच्छा है, पोल्यूशन नहीं है, स्ट्रेस लेवल नहीं है, खाना हेल्दी है, उन शहरों में आपको पीसीओडी नहीं मिलेगा, और ना ही एक्नेस की ना ही प्रॉब्लम acne, दिखेगी। exactly. अगर किसी का डाइट लाइफस्टाइल एकदम परफेक्ट है और उसकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लेट्स से ड्यू टू प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी, सम अनअवॉइडेबल हार्मोनल चेंजेस, तो दैट मीन्स क्या उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम्स ना के बराबर होंगी? हाँ, Can we say ऐसा तो that? नहीं कह सकते, बिकॉज वी सी अ लॉट ऑफ लीन PCOS ऑल्सो दीज डेज, साइज 0 गर्ल्स हु आर डूइंग एवरीथिंग राइट, एक्सरसाइजिंग एंड नॉट ईटिंग एनीथिंग रॉन्ग, और अब तो ऐसा हो चुका है, ग्लूटेन फ्री डाइट भी करना शुरू कर चुके हैं कि भाई अब और क्या करें, Right. फिर भी थोड़ा थोड़ा हार्मोनल उनको हो रहा है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं कि आप जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे स्ट्रेस लेवल्स, Right. अब वर्क स्ट्रेस है या कोई और स्ट्रेस है, स्लीप पैटर्न, कई बार जेनेटिक है कि जो आपने अपनी मदर से इनहेरिट करा, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स कि देयर इज ओनली सो मच दैट यू कैन डू। वो कहती हैं कि मैं 1 घंटा योगा करती हूँ और 1 घंटा जिम जाती हूँ, और 2 घंटा भी दिन में अगर वो ये सब कर रही हैं, खाना गलत खा नहीं रही हैं, डेयरी बिल्कुल आउट कर दिया, सिर्फ प्लांट प्रोटीन पे हैं, और सोया मिल्क ले रही हैं, आमंड मिल्क ले रहे हैं, टोफू ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ पनीर, मतलब सब कुछ करके सब देख कुछ लिया, कर लिया। जो अब कुछ इसके अलावा बचा नहीं है, फिर भी देयर इज दिस एंटिटी कॉल्ड लीन PCOS व्हिच आल्सो इज वेरी कॉमन। सो अब कुछ चीज़ों के लिए फिर हमें स्किन केयर रूटीन और अपने जो भी हमारा बेस्ट है वो करते रहें, बट एटलीस्ट अपना तो बेस्ट दें। और मुझे लगता है अल्टीमेटली इन सब चीज़ों की टेंशन ना लें, क्योंकि हाँ। अगर कुछ हो रहा है तो इट इज ऑन योर स्किन, इट शुड स्टे ऑन योर स्किन, इट शुड नॉट गो हियर। या क्योंकि स्ट्रेस से तो बहुत चीज़ें एग्रवेट ही हो जाती हैं। मैं 3 रूट कॉज जो सभी प्रॉब्लम के, इट कैन बी आइदर ड्यू टू a cosmetic problem, please correct me if I am wrong or if I am missing something. cosmetic problem as in आपकी हाइजीन का इशू है, या आपके वही जो आपने बोला तेल ज़्यादा लगा रहे हो, डैंड्रफ है, बाल आगे आ रहे हैं, डर्ट पॉल्यूशन, उस सब चीज़ों की वजह से, सो कॉस्मेटिक इश्यूज हो गए। सेकंड, इट कुड बी हार्मोनल इम्बैलेंस, बॉडी में हार्मोन्स का बैलेंस नहीं है जिसकी वजह से आपके अगेन स्किन कंडीशंस हो रही हैं। एंड थर्ड, इट कुड बी एनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अंदर B12 आयरन डी की डेफिशिएंसीज है जिसकी वजह से। आई थिंक बॉयल डाउन हो करके ये 3 मेन रूट कॉजेज ही निकल रहे हैं। कुछ इसके अलावा चौथी भी चीज़ है? नहीं, बस यही है कि स्ट्रेस से चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं, इनकरेक्ट डाइट, लाइफस्टाइल, स्लीप पैटर्न, स्मोकिंग से बहुत चीज़ें एग्रवेट होती हैं। तो स्मोकिंग से क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो रही है, टिश्यूज में नहीं जा रही है, तो उसकी वजह से टॉक्सिन्स फ्लश आउट नहीं हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स पहुंच नहीं रहे हैं, क्योंकि स्मोकिंग का काम ही ये है कि वो मिनेचराइज कर देती है ब्लड वेसल को। तो जब टॉक्सिन्स फ्लश आउट नहीं होंगे, न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे नहीं, तो उससे ये सारी प्रॉब्लम्स, पिगमेंटेड स्किन, अंडर आई डार्क सर्कल्स, हेयर थिनिंग, और जो देखा जा रहा है कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जो लोग बोलते थे कि फादर के बाल तो 45 में झड़ने शुरू हुए, हमारे बाल क्यों 25 में झड़ गए, तो वो यही है कि जेनेटिकली तो आपने अपने फादर से इनहेरिट किया है, और उसके बाद ये हो गया कि बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट लाइफस्टाइल, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो कम एज में ही थिनिंग शुरू हो गई, बॉल्डनेस शुरू हो गई, और वर्सन कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दिस इज कॉल्ड अ टीयर ट्रफ, जो पूरा एक हॉलोनेस यहाँ पे अलग से नजर आ रही है। सो डार्क सर्कल इज अगेन अनदर वेरी कॉमन इशू, स्पेशली इन इंडियंस, क्योंकि हमारी इंडियंस का बोनी स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि इसमें हमें ज़्यादा आसानी से डार्क सर्कल्स बन जाते हैं या दिखाई देते हैं। तो हॉलोनेस बिलो द आई एंड ऑन द अपर आईलिड ऑल्सो, दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ डार्क सर्कल्स। और डार्क सर्कल्स के लिए हमें हॉलोनेस तो करेक्ट करनी है, बट पिगमेंटेशन भी करनी है। तो पिगमेंटेशन के लिए देन ऑफ कोर्स देयर आर मॉलिक्यूल्स जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्रीम्स वर्क करेंगी डार्क सर्कल्स में, लेकिन अगेन डाइट एंड लाइफस्टाइल। सो नींद पूरी हो, स्ट्रेस ना हो, स्मोकिंग ना हो, अल्कोहल कम से कम करना है, स्क्रीन टाइम आपका कितना है उस पर डिपेंड करेगा, उससे आंखें टायर्ड रहेंगी तो आंखों की मसल्स फटीग होंगी, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो वो धीरे धीरे डार्क होंगी। आयरन डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी से डार्क सर्कल्स बहुत होते हैं। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस। हमें सब कुछ करेक्ट करना है, और सब कुछ करेक्ट हमेशा के लिए कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए डार्क सर्कल्स के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट आपको हर समय करते रहना पड़ेगा। लाइक मतलब क्रीम्स अंडर आई लगाते रहो, कुछ ना कुछ करो ऐसा कि
ये सोच के नहीं करना है कि बस अब मैंने तो 2 महीना अंडर आई क्रीम लगा ली, अब तो ठीक हो जाना चाहिए। ये आपके साथ रहेगा तो आप अब क्योंकि लाइफस्टाइल आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, स्क्रीन टाइम आप कम नहीं कर सकते, तो फिर वो यही है कि स्लीप पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता। तो हम कुछ ना कुछ अंडर आई क्रीम हर समय लगाते रहें अगर हम ऑलरेडी प्रोन हैं डार्क सर्कल्स के। ओके, अंडर आई क्रीम नॉर्मल फेस क्रीम से कैसे डिफरेंट होती है? इसके मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, फॉर्मुलेशंस अलग होती हैं। जैसे अंडर आई के लिए आई विल सजेस्ट विटामिन के बेस्ड क्रीम, जो हम फेस पे नहीं लगाते विटामिन के, बट क्योंकि विटामिन के ऐसे वर्क करता है कि आपकी ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथन करेगा। तो जैसे जब बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं अंडर आई डार्क सर्कल्स, तो उसमें थोड़ा ब्रूजेबिलिटी, थोड़ा सा ब्रूज जैसा कलर भी, ब्लूइश कलर भी हाँ, आता है। तो विटामिन के आपकी ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथन करेगा। एंटीऑक्सीडेंट तो है ही विटामिन के, साथ में आपकी अंडर आई क्रीम में नाइसिनामाइड हो, वो पिगमेंटेशन को कम करेगा। अगर रिंकल्स और फाइन लाइन ज़्यादा हैं या ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो आजकल ऐसी अंडर आई क्रीम्स अवेलेबल हैं जिसमें विटामिन के और नाइसिनामाइड के अलावा सेरामाइड्स हैं, मैट्रिक्सिल 3000 है, कोलाजिन है। तो फिर वो हाइड्रेट भी हो, रिंकल्स भी कम हो, ड्राइनेस कम हो, पिगमेंटेशन आगे ना बढ़े और एग्जिस्टिंग पिगमेंटेशन थोड़ी कम हो जाए। ओके, फर्क पड़ता है इनसे। कितना बेटर, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा? बट टाइम टेकिंग है, स्लो है, बेटर होगा। तो यू कैन ऑप्ट फॉर ट्रीटमेंट्स ऑल्सो इन अ डर्मेटोलॉजी क्लिनिक, जिससे वो थोड़ा जल्दी होगा, कट शॉर्ट होगा। लेकिन वो रहेगा फैक्ट कि आप ये सोचें मैंने 4 ट्रीटमेंट करा लिए तो अब मेरा हमेशा के लिए ठीक हो गया, क्योंकि आपने हमेशा के लिए तो अपना लाइफस्टाइल भी ठीक नहीं करा ना। तो फिर आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। ये अंडर आई पैचेस भी आते हैं, हाँ, वो भी इफेक्टिव होते हैं उसमें? ठीक है, मतलब आप जिसको होते हैं तो वो तो फिर सारी तरह की चीज़ें ही यूज़ करते हैं, तो दे आर इफेक्टिव, क्योंकि उनमें भी ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हेल्प करेंगे। तो वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे, आंखें ज़्यादा रिलैक्स्ड और रिजुविनेटेड होंगी, कम फटीग लगेंगी, तो पिगमेंटेशन डेफिनेटली कम होगी। लेकिन लाइक आई सेड कि इट्स एन ऑन गोइंग थिंग, क्योंकि आपको मेहनत करते रहनी है उस पर। नेक्स्ट, So this one has under eye bag here, and there are wrinkles. This is called crow's feet, wrinkles that you have around your eyes. Okay. तो इसका यही है, ये these are signs of aging. If you see, तो इनके यहाँ पर भी एक wrinkle आ रहा है फोरहेड के पास, बिटवीन द ब्राउ। सो ये बेसिकली एजिंग के साइंस हैं। एज के साथ साथ ये हो रहा है कि हमारा रिंकल्स आ रहे हैं आंखों में, लूज हो रही है स्किन लूज होने की वजह से अंडर आई बैग्स बन रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि एजिंग की वजह से क्या होता है कि पहले हमारी व्हेन यूथफुल आईब्रो विल बी समथिंग दैट इज लिफ्टेड, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आईब्रो फ्लैट होती है, नीचे आ जाती है, और यहाँ पे हमें डबल आई फोल्ड दिखने लग जाता है। ये लूज स्किन अलग से दिखती है जो इनकी भी दिख रही है। तो पहले इनकी भी आईब्रो ऐसी रही होगी, विच वॉज मोर यूथफुल, फिर वो नीचे आते आते बिकॉज ऑफ द कोलेजन लॉस वो दैट बिकम्स फ्लैटर, तो ये हमें फोल्ड नजर आ रहा है। सो ये आप वैसी वाली क्रीम्स लगा सकते हैं जो रिंकल्स के लिए, रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स, कोलेजन बेस्ड क्रीम्स, जो जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो, ये सब मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर इसको अच्छे से करेक्ट करना है तो दे आर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। Botox. So Botox is for the lines that you are getting when you are making an expression, when you are using your muscles. तो स्माइल कर रहे हैं तो यहाँ लाइन आ रही है, फ्राउन कर रहे हैं तो यहाँ लाइन आ रही है, उनके लिए बोटॉक्स हो सकता है। आईब्रो लिफ्ट विल बी अनदर गुड ऑप्शन, कि इनकी आईब्रो अगर लिफ्ट करवा लें तो फिर ये स्पेस बढ़ जाएगी और वो जो फोल्ड है, एजिंग का साइंस नजर आ रहे हैं वो फोल्ड्स वो नहीं आएंगे। एंटी एजिंग की तो सब बात करते हैं कि 40, 45, 50 तक हम उसको होल्ड कर ले, बट क्या अभी हमारे जितने भी क्लिनिकल या तो टेक्नोलॉजीज हैं या फिर कॉस्मेटिक्स हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि 60 में भी मुझे एजिंग के साइंस नहीं दिखाई दे? नेचुरली नहीं कह सकते फिर उससे, क्योंकि फिर तो 60 में तो फिर आपको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट्स। व्हेन आई से नेचुरली, आई डोंट मीन कि मैं कुछ भी नहीं लगाऊं। तो 60 में ना दिखें उसके लिए उसकी मेहनत 30s में शुरू करनी होगी। अच्छा, क्या मेहनत करनी होगी? हाँ, तो 30s में ही द राइट लाइफस्टाइल, डाइट, आपको एक्सरसाइज करनी है, पानी ज्यादा पीना है, फल सब्जियां अलग अलग कलर्स की खानी है ताकि एंटीऑक्सीडेंट्स मिलें, सनस्क्रीन रोज लगाना है इवन इफ यू आर इंडोर्स, शुगर इनटेक कम करना है बिकॉज शुगर आपकी कोलेजन ब्रेक डाउन करती है, स्मोकिंग अल्कोहल को कम करना है बिकॉज अगेन वो भी आपकी कोलेजन ब्रेक डाउन करेगी। सनस्क्रीन के अलावा सिरम्स या स्किन केयर रूटीन कह लो, ये आपको सही लगाना है। दिन का सिरम अलग, रात में रेटिनॉल, हाइलुरोनिक एसिड, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप एंड स्किन कंसर्न। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन कि सही लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और ईटिंग हैबिट्स और स्किन केयर रूटीन, वो मेहनत 30s में शुरू होगी, तब जाके वो 60s में वो मेहनत नजर आएगी। जैसे वेट लॉस ओवरनाइट नहीं हो सकता,
तो उसी तरीके से ये चीजें भी आपको मेहनत कहीं शुरू करोगे तब जाके उसका फल आपको 60s में दिखेगा। तो बट देन अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज जीन्स ऑल्सो। कितनी बार हम मिलते हैं क्लिनिक में ऐसे लोगों से जो 50s में हैं लेकिन वो 40s में लग रहे हैं। सो दे टेल अस कि ये अ लॉट ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ माय मॉम ऑल्सो, आई एम जेनेटिकली ब्लेस्ड ऑल्सो, सो देयर इज जीन्स ऑल्सो एंड देयर लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑल्सो। 50 में भी दे आर गोइंग टू द जिम, ईटिंग राइट, नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, पानी ठीक से पी रहे हैं, अपना उनको पता है कि हमें ओमेगा 3 खाना है तो ये सप्लीमेंट्स सही ले रहे हैं, तो द राइट सप्लीमेंट्स, कोलेजन सप्लीमेंट, बायोटिन सप्लीमेंट, ओमेगा 3 सप्लीमेंट, ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट, मतलब सही तरीके से लेते रहें। ओके, ठीक है, फाइन। सप्लीमेंट्स को भी मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं स्टार्ट हो रही सप्लीमेंट के बारे में। जब सप्लीमेंट्स पे आएंगे तो फिर हम इन सभी सप्लीमेंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, कौन सा सही है कौन सा नहीं सही। सो जस्ट होल्ड ऑन। या the next one is this is aging, a proper aging. So she has nasolabial folds, laugh lines here, and she has a lot of smokers lips here. मतलब smokers lips, ये जो यहाँ पे lines आ जाती हैं upper lip पे, we call it smokers lines. Not that everybody is smoking, लेकिन ये तो क्योंकि ये तो मेरी नानी के भी थी। हाँ, ये these are very common. यहाँ पे ये wrinkling आ रही है और ये laugh line. So basically age के साथ साथ, and especially happens to people like her who have not gained weight with age. So जब weight बढ़ता, age के साथ साथ पहले बढ़ता था लोगों का, तब उतनी एजिंग नजर नहीं आती थी क्योंकि कोलेजन तो सभी का जा रहा है उम्र के साथ साथ, लेकिन चेहरे पे अगर फैट है, चर्बी है, टू कॉम्पनसेट फॉर दैट कोलेजन लॉस, तो वो उतने ओल्ड नहीं लगेंगे। बट अब आजकल एजिंग ज्यादा नजर आ रही है इसलिए क्योंकि इनकरेक्ट डाइट लाइफस्टाइल तो है ही, साथ में वेट मेंटेन कर रहे हैं, तो कोलेजन तो चला गया जो उम्र के साथ जाना ही था, दैट यू कांट स्टॉप, वो तो कोलेजन ब्रेक डाउन हो ही रहा है। साथ में ये हो गया कि फैट भी नहीं है चेहरे पे टू कॉम्पनसेट फॉर द कोलेजन लॉस, तो चेहरा पूरा ही ढलक गया। तो फिर ये दीज लाइंस यू सी एंड यू सी लाइंस हियर ऑल्सो। फैट मेक्स यू लुक ब्यूटीफुल। फैट से ये होता है कि स्किन इज लिफ्टेड इवन व्हेन यू आर लूजिंग कोलेजन, तो स्किन टाइट और फर्म तो लग रही है ना। तो पहले ये होता था 50s और 60s की लेडीज का वेट उतना मतलब मेंटेन नहीं रखती थी, तो लेकिन एटलीस्ट स्किन हेल्दी लगती थी। नहीं डॉक्टर, ये मेरे साथ भी होता था। व्हेन आई वाज ओवरवेट, पीपल यूज्ड टू टेल मी that I have a beautiful skin, I look so cute. मोटे लोगों को सब क्यूट तो बोलते ही हैं, तो बहुत क्यूट है चेहरा कितना, और करता भी था, चेहरा हमेशा ब्लश करता था, हेल्दी ऐसे स्किन लगती थी। बट वेट लूज किया तो उसके साथ नॉट दैट मेरी स्किन में कुछ प्रॉब्लम हुई, बट वो जो क्यूट वाले मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे वो मिलने बंद हो गए। कि अब वो चेहरे पे वो जो एक होता है ना चबी चीक्स, डिम्पल चिन, दैट वाज गॉन। या सो वो ठीक है कि आप अच्छे लग रहे हो, आप या लुक या मतलब गुड लुकिंग, लेकिन वो है कि क्यूटनेस चली गई तो चलो ठीक है, क्यूटनेस किसी को चाहिए भी नहीं, लेकिन हाँ ये है एटलीस्ट कि फिर वो और 5 साल के बाद एजिंग के साइंस ना आए। तो उसके लिए फिर हम 30s में मेहनत करें कि हम 40s 50s में ऐसे ना लगे। आई थिंक वो आइडियल फैट फेस पे रहे, ओवर फैट भी ना हो कि डबल चिन निकले, ज्यादा लीन भी ना हो जाए कि हड्डियां दिख रही हैं। घर वालों को पहले टेंशन हो जाती है क्या हो गया। राइट, ठीक है। सो दीज आर द साइंस ऑफ एजिंग एज यू सेड। और अगर बहुत ही वेल इन टाइम आप बहुत ध्यान दे रहे हो तो आप इसको थोड़ा प्रिवेंट भी कर सकते हो। बाकी ऐसा जब हो जाए तब फिर देर आर ट्रीटमेंट्स लाइक देयर इज हाईफू, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, जो आप थोड़ा सा लोअर फेस की लिफ्टिंग करवा सकते हो। देर आर फिलर्स जो कि आप फिल करवा के वो लिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो प्रॉपर एक लाइन ऐसे नजर आ रही है ये हट जाएगी, तो स्किन लुक्स टाइटर एंड फर्मर एंड लिफ्टेड, एंड ऑब्वियसली वो एजिंग के साइंस चले जाते हैं।